हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे क्या किया और कैसे किया ये हर कोई जानता है। इस वक्त खाली बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा इंडियन सिनेमा एज अ होल साइडलाइंस पर बैठकर देख रहा है द राइज एंड राइज ऑफ अ फिल्म जो पोटेंशियली बॉलीवुड के फिल्म मेकिंग स्टाइल और साथ ही इंडस्ट्री की पावर हायरार्की को चैलेंज कर सकती है। बाहुबली 2 के बाद शायद ही इंडियन सिनेमा में कोई सीक्वल इतना हाइप्ड अप और इतना ज्यादा एंटिसिपेटेड रहा हो जितना धुरंधर 2 का रहा है। एंड दैट एग्जैक्ट एक्साइटमेंट फॉर धुरंधर 2 शोज इन द नंबर्स। एज वी स्पीक धुरंधर 2 ने मात्र 4.5 से 5 दिनों में 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ली है। एंड नाउ द फिल्म इज वेरी वेल ऑन इट्स वे टू बिकम इंडियन सिनेमाज फर्स्ट एवर फिल्म टू मेक 2000 करोड़ रुपीस एट द बॉक्स ऑफिस। द बेस्ट थिंग इज द फैक्ट कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ लोगों का जितना प्यार डिजर्व करती थी ये उनको मिल रहा है। नाउ सिंस धुरंधर 2 के रिलीज का वीकेंड निकल चुका है तो आई वुड लाइक टू अज्यूम कि बहुत लोगों ने धुरंधर 2 देख ली होगी। सो इट ओनली मेक्स सेंस टू आस्क वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट क्वेश्चंस जो हर किसी के दिमाग में आता है आफ्टर वॉचिंग अ फिल्म सीक्वल। और वो पोटेंट क्वेश्चन ये है कि अनुपमा चोपड़ा का धुरंधर 2 का रिव्यू कहां है, नेपो किड्स की बुआ गई कहां। एनीवे जोक्स अपार्ट क्वेश्चन ये है कि क्या धुरंधर 1 धुरंधर 2 से बेहतर थी या फिर धुरंधर 2 धुरंधर 1 से बेहतर है। क्यों बहुत लोग डिवाइडेड निकले थिएटर्स से आफ्टर वॉचिंग धुरंधर 2। क्या धुरंधर 2 की कहानी सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म में डिप लेती है। क्या धुरंधर 1 ज्यादा वेल पेस्ड, वेल एडिटेड एंड लेस कमर्शियल लुकिंग फिल्म थी। एंड ऑन द अदर हैंड क्या धुरंधर 2 बिट्स एंड पीसेस में एज कंपेयर्ड टू धुरंधर 1 ज्यादा कमर्शियल दिखी। क्या धुरंधर 2 का एज अ फिल्म ओवरऑल म्यूजिक अंडरवेलमिंग है या फिर इट इज द मिसप्लेसमेंट ऑफ म्यूजिक इन धुरंधर 2's footage that makes one feel so। कौन सा कैरेक्टर धुरंधर 2 की कहानी में धुरंधर 2 के स्क्रीन प्ले में सबसे बड़ा लेट डाउन निकला इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड हाइप। क्यों धुरंधर 2 के सेकंड हाफ में हमजा वर्सेस मेजर इकबाल बहुत परफॉर्मेटिव लगता है और कैसे ये दोनों फिल्म्स चलती तो एक ही फ्लो में है, लगती तो एक ही कंटिन्यूएशन है, बट फिर भी कैसे ये दोनों फिल्में फंडामेंटली बहुत डिफरेंट हैं। तो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में इन डेप्थ बातें करेंगे बिकॉज आई एम पर्सनली वेरी डिवाइडेड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं वेट कर रहा था कि वीकेंड निकले और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस फिल्म को देख ले ताकि फिर मैं इस वीडियो को रिलीज करूं और स्पॉयलर्स के बारे में हम बात कर सकें। और हाँ, सिंस इस वीडियो में मैं धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की कहानी के बारे में इन डेप्थ बात करूंगा तो ऑफ कोर्स स्पॉयलर्स होंगे। सो जिन्होंने नहीं देखी है फिल्म प्लीज beware। तो जिन लोगों ने धुरंधर 2 देख ली है और ऑफ कोर्स धुरंधर 1 भी देखी हुई है उनके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मजा आएगा ये डिस्कशन करने में। तो जल्दी शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पेस, डेप्थ एंड इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग इन धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2। धुरंधर 1 की कहानी का सबसे बड़ा यूएसपी पता है क्या था? कि लोगों को पता ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था कि फिल्म की कहानी होगी क्या। और जब धुरंधर 1 की कहानी स्क्रीन पे अनफोल्ड हुई इट टुक एवरीबॉडी बाय अ मैसिव सरप्राइज। एवरी मिनट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिल्म वाज अ रेवलेशन ऑफ सॉर्ट्स। धुरंधर पार्ट 1 की कहानी की एग्जीक्यूशन फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी फिनिश इज एक्सेप्शनल। कहीं से भी पार्ट 1 की कहानी एक टिपिकल बॉलीवुड कमर्शियल स्पाई फिल्म की फील देती ही नहीं, ना ही पहले हाफ में और ना ही सेकंड हाफ। धुरंधर 1 की स्टोरी टेलिंग को समझने के बाद उसको देखने से लगता है दैट आदित्य धर वांटेड टू टेल अ मासी स्टोरी एंड येट कीप इट वेरी एंटी कमर्शियल। नाउ धुरंधर पार्ट 2 का फर्स्ट हाफ जो है वो एग्जैक्टली पार्ट 1 की पूरी स्टोरी टेलिंग की फील से बहुत मेल खाता है। धुरंधर 2 की कहानी के पहले 45 मिनट फील लाइक एन इनसेन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। और अगर आपको याद होगा तो धुरंधर 1 के क्लाइमैक्स में एग्जैक्टली यही फील था। पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में हमजा रहमान को मार देता है और इमेजिन करता है कि रहमान उसके सामने बैठा हुआ है हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर और उसकी आंखों के थ्रू उसकी आत्मा में झांक रहा है और साथ ही शॉट में बैकग्राउंड में बज रहा होता है तमासोमा ज्योतिर्गमया। अब पार्ट 1 के इस कंक्लूडिंग सीन की जबरदस्त इंटेंसिटी ट्रांसफर होती है पार्ट 2 की शुरुआत। जसकीरत अपने परिवार का बदला लेने के लिए और साथ ही अपनी बहन को बचाने के लिए 12 लोगों को खत्म कर देता है। फील्स लाइक एन अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ एनर्जी इन द स्टोरी। इवन जब जसकीरत को फांसी की सजा सुनाई जाती है उसका रिएक्शन, उसके घर वालों का रिएक्शन और उनकी लाचारी, उनकी बेबसी का इमोशन जो होता है कि बेटा हमारा मिलिट्री में जाने वाला था अब उसको फांसी की सजा सुना दी गई है, ये जबरदस्त तरीके से हिट करता है। नाउ एटलीस्ट फॉर मी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। धुरंधर 2 के सेकंड हाफ में एग्जैक्टली आलम की डेथ से लेके मेजर इकबाल की किलिंग के बीच द स्टोरी लुक्स वेरी पैची, वेरी कन्वीनियंट और ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में पार्ट 1 के सक्सेस के बाद इनके ऊपर प्रेशर था तो उस प्रेशर के चलते इन्होंने बहुत सारी चीजों को जल्दबाजी में रीराइट किया और एक कमर्शियल टच देने के लिए शूट करके डाल दिया। नाउ मे बी ये पैच वर्क और ये जो रीशूट्स इन्होंने करके डाले हैं जिसके बारे में न्यूज भी आई थी फिल्म के रिलीज से पहले, दे डिड इट बिकॉज दे वांटेड टू मेक सर्टेन पार्ट्स ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द फिल्म वेरी कमर्शियली ग्रैंड। पार्ट 2 का रन टाइम चाहे 4 घंटे का ही क्यों नहीं था, लेकिन उन 4 घंटों में इनको दिखाना भी बहुत कुछ था। आलम और एसपी चौधरी की कंक्लूजन देनी थी। अननोन गनमैन वाला चैप्टर जो पर्सनली मैंने रिव्यू में भी बोला था ज्यादा अच्छा लगता अगर वो ज्यादा डिटेल्ड और होता, वो तो लिटरली फास्ट कट मोन्टाज पे ही चला है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमजा के साथ बहुत ही कन्वीनियंटली कुछ चीजें होने लगती हैं पार्ट 2 के सेकंड हाफ में। फॉर एग्जांपल धुरंधर के पहले पार्ट में रहमान डकैत के गैंग को ज्वाइन करने से पहले ये दिखाया गया है कि भैया ऑलमोस्ट लियारी में
मार ली जाती है हमजा की, और साथ ही उसको बहुत लंबे टाइम तक साइड लाइंस पे बैठ के वेट करना पड़ता है फॉर हिज चांस टू कम। यहाँ पे हमजा के कैरेक्टर के पास ना ही कन्वीनियंस थी और साथ ही गैंग को ज्वाइन करने से पहले के स्टेक्स बहुत हाई थे। नाउ थिंक अबाउट दिस, हमजा पार्ट 2 में डायरेक्टली हाइड एंड सीक खेल रहा है आईएसआई के साथ जो वर्चुअली पाकिस्तान चलाती है, और हमजा का कवर फिल्म में कौन ब्लो करता है? एक आईएसआई एजेंट नहीं बट लियारी टास्क फोर्स का एक मामूली सा पुलिस वाला ओमार। पार्ट 1 में आपको एक सीन याद होगा, मेजर इकबाल बॉक्सिंग बैग पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर उसको एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल पे बताया जाता है कि रहमान डकैत मर चुका है, और वो इस कॉलर को वापसी में क्या कहता है? वो कहता है पता लगा किसने किया। पार्ट 2 की कहानी में इस पूरी कॉन्वर्सेशन का कोई रिकॉल ही नहीं है। अब अगर ऐसा होता कि रहमान की मौत के बाद मेजर इकबाल एक जासूस, एक टेल लगा देता हमजा के पीछे, क्योंकि नंबर 1 हमजा सबसे नया गैंग मेंबर था, और नंबर 2 जब रहमान डकैत मरा, जिस सीन में, जिस सिनेरियो में वो मरा, हमजा उसके साथ था। और फिर अगर मेजर इकबाल का यही जो फोन कॉल था जिसका कोई भी मेंशन नहीं है पार्ट 2 में, उसको मेंशन करा जाता और साथ ही पता चलता कि इसी फोन कॉल पे एक जासूस लगा दिया था मेजर इकबाल ने हमजा के पीछे, और उसी कारणवश पार्ट 2 के एंड में उसका, हमजा का कवर ब्लो होता है, तो ये लेसर कन्वीनियंट और मोर स्मार्ट लगता। मतलब एक आईएसआई का खौफनाक ऑफिसर जिसको हर किसी के ऊपर शक है, वो बिल्कुल इन द डार्क है कि हमजा है कौन, और फिर वो शॉक एंड ऑ में आ जाता है जब एक पुलिस वाला, एक मामूली सा लियारी टास्क फोर्स का ऑफिसर जो एसपी असलम का राइट हैंड मैन बन के दिखता है हमें फिल्म में, वो उसको बताता है। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? कन्वीनियंस का एक और एग्जांपल देता हूं। पार्ट 2 में हमजा पिंडा को बाथरूम में मार देता है और फिर उसके बाद हमजा को बचाने के चक्कर में आलम जूस वाला ब्लेम अपने सर ले लेता है। अब एक बार के लिए जरा ये सोचना, हमजा पिंडा को मारता, बाथरूम से बाहर आता और सबको ये बोल सकता था कि पिंडा इंडिया का एक एजेंट था, मुझे इस पे शक था और ये धुत नशे में था, इसने कुछ बोला और मैंने इसको पकड़ ली। फिर हम दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई जैसे कि होती है, मैं इसको बंदी बनाना चाहता था लेकिन वो हो नहीं पाया, मेरे हाथों से ये मर गया। ये मोस्ट लॉजिकल वे आउट हो सकता था हमजा के लिए। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, हमजा को पार्टी में आए सारे के सारे लोग यानी कि एसपी असलम और जो बाकी वहां पे थे वो बिलीव क्यों करते? तो उसका आंसर ये है कि हमजा इन पूरे के पूरे लियारी के गैंग वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ पिछले 15 साल से था, और साथ ही अब तो वो लियारी का बेताज बादशाह भी बन चुका था। और पिंडा कल इंडिया से आया है, साथ ही हिंदू है, और हिंदू मेंशन करने का मेरा क्या मतलब है? मेजर इकबाल के लिए सारे हिंदू काफिर थे फिल्म में। तो हमजा इस केस में, इस सीन में बड़ा एक लॉजिकल वे आउट निकाल सकता था। फिर इसी सीन में, हियर मी आउट, आलम की जो डेथ दिखाई गई है वो भी बहुत कन्वीनियंट है। आलम को ये वॉशरूम में पकड़ते हैं पिंडे की लाश के साथ, वॉशरूम में भीड़ लग जाती है और अब इसी भीड़ में से ओमार पीछे से रैंडमली चीखता है कि ये इंडियन एजेंट है, और सबके सब एक ही बारी में मान लेते हैं कि हाँ ये शायद इंडियन एजेंट हो सकता है। अब आलम को तो हर कोई जानता था, वो लियारी में हमजा से भी पहले से है। दोनों फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, ऐसा कोई शॉट नहीं है कि यहाँ पे किसी ऑफिसर को शक है आलम पर जासूस होने का। अब अगर हमजा पिंडे को मारने के बाद जब वो बाथरूम में आलम से मिलता है और वो ये प्लान बनाते, आलम बोलता कि मैं बाथरूम में से भागूंगा पार्टी में से सबके सामने, हमजा तू मेरे पीछे भागियो, मुझे पकड़ने की कोशिश करियो, सारी पार्टी में दिखना चाहिए, और साथ ही मेरे पे गोलियां जरूर चलाइयो, ये चिल्लाता हुआ अपने मुंह से कि शायद ये इंडियन एजेंट है, शायद ये इंडियन एजेंट है। ये होता तो पार्टी में जो सारे लोग थे उनके पीओवी से फिर भी बिलीवेबल लगता एक बारी के लिए कि हाँ आलम इंडियन एजेंट हो सकता है। लेकिन होता क्या है, आलम को बाथरूम में पकड़ते ही, छूटते ही इंडियन एजेंट बोल देते हैं। ये काफी कन्वीनियंट राइटिंग नहीं लगती? और एक चीज और सोचने वाली है, आउट ऑफ एवरीथिंग व्हाई वुड एनीबॉडी रैंडमली कॉल आलम एन इंडियन एजेंट? वो उसको कुछ और भी बोल सकता है, गाली बक सकता है कि इसका पैसे लेके भागने का मन था पिंडे से, या फिर ये उसके से ड्रग्स चोरी करना चाहता था, कुछ भी हो सकता था, बट ही सेज, ओमार सेज इंडियन एजेंट है ये। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीन डम है या फिर ये सीन खराब है, इट इज एन एक्सेप्शनली डन सीन, लेकिन इस सीन में ये सारे के सारे फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस सीन में द जीनियस ऑफ आदित्य धर इज कि हमजा के हाथों जब आलम की मौत होती है तो वहां जो इमोशनल कनेक्ट बन जाता है ना ऑडियंस का, जो ट्रॉमेटाइज हो जाती है ऑडियंस कि भैया एक इंडियन एजेंट के हाथ से ही उसका सबसे ट्रस्टेड दूसरा इंडियन एजेंट मारा गया, वो जो इमोशनल फ्लो होता है ना, वो एकदम ही आपके दिमाग को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि भैया ये सीन एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई फ्लॉज नहीं। मतलब इस शॉट का जो इमोशनल क्वेश्चन है वो इतना ज्यादा हाई और माइटी है कि आप फ्लॉज के बारे में सोचोगे ही नहीं, इवन सबकॉन्शियसली। ये शॉर्ट एग्जांपल है एक्सट्रीमली स्मार्ट डायरेक्शन का। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। नाउ मूविंग ऑन टू मेजर इकबाल, मेरे हिसाब से पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच देयर आर 2 मेजर इकबाल्स दैट एग्जिस्ट, और मेरे हिसाब से पार्ट 2 में मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर अनफोल्ड हुआ वो काफी अंडरवेलमिंग था। लेट मी टेल यू हाउ विद एग्जांपल्स। सबसे पहले तो पार्ट 1 की स्टोरी टेलिंग में मेजर इकबाल की एक खौफनाक कैरेक्टर बिल्डिंग थी। इकबाल हुक लगाकर पूरी की पूरी बॉडी पे, मुंह से लेके पैरों तक हुक लगा के खींचता है, टॉर्चर करता है एक इंडियन स्पाई को, जिसको देख के हमजा की भी
फट जाती। पार्ट 1 की कहानी में रहमान मेन विलन तो था, लेकिन साइड लाइंस पे ये दिखाया गया कि एक हैवान मेजर इकबाल नाम का कुकअप हो रहा है, जिसको पार्ट 1 में देख के ये उम्मीद जागी कि अगर पार्ट 1 में ये इतना बड़ा जल्लाद है जहां पे ये सेकेंडरी विलन है, तो पार्ट 2 में तो ये प्राइमरी विलन है, वहां क्या करेगा इकबाल। यही मॉन्स्टर अपनी फाइनल फॉर्म में एज द प्राइमरी विलन इन पार्ट 2 की कहानी में एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड आई डोंट नो व्हाई दे डिड दिस, लेकिन इकबाल की जो बैक स्टोरी दिखाई गई वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिलों में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर देती है। मैं बताता हूं कैसे। इकबाल को एक बेचारी मासूम सी ऑटिस्टिक बेटी दे दी, बीवी उसकी मर चुकी है, विच मेक्स हिम अ सिंगल फादर टू अ सिंगल ऑटिस्टिक गर्ल चाइल्ड, और साथ ही उसको एक ऐसा बाप दे दिया जो गालियां देता है उसको दिन रात उसको कोसता है कि तूने मेरे को एक ऑटिस्टिक बेटी दे दी, एक बेटा तक नहीं दे पाया तुम। अब ये सारी चीजें मिलकर आपको मेजर इकबाल के लिए बहुत बुरा फील कराएंगे। ऐसा लगेगा कि भैया इसकी खुद की जिंदगी, बचपन में बाप ऐसा था, अभी तक ऐसा है, तो बचपन में कैसा होगा, ये ट्रॉमेटाइज तो नहीं है। अब एज एन ऑडियंस जिसने पार्ट 1 में मेजर इकबाल को चमड़ी उधेड़ते देखा है इंडियन स्पाई की, उस कैरेक्टर के लिए मैं अपने दिल में एज एन ऑडियंस क्यों एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करवाना चाहूंगा, जो कि ये सारी चीजें जो उसके आसपास करी गई हैं कराती हैं। अब एक बारी के लिए मेजर इकबाल की इक्वेशन में से जो उनका दिखाया गया है बैकग्राउंड, उस इक्वेशन में से उसके बाप को निकाल दो, ऑटिस्टिक बेटी को निकाल दो, और साथ ही निकाल दो उसके बीवी के एंगल को, और यही स्क्रीन टाइम रिप्लेस कर दो किस चीज से, ऐसे सीन से, फॉर एग्जांपल चाहे वो टॉर्चर के हो या किसी भी ऐसी चीज के हो जो उसकी दहशत को, जो पार्ट 1 में हमने देखी थी, उसको क्वाड्रपल कर देता है। तो सोचो क्या जबरदस्त तरीके से इंपैक्टफुल निकल के आता पार्ट 2 की कहानी में मेजर इकबाल का कैरेक्टर। फिर इसके बाद इकबाल क्या है, आईएसआई का एक दहशतगर्द है, एक टॉप शॉट है, इसकी नजरें पाकिस्तान में हर कहीं है, ये इंटरनेशनल कहीं पे भी कुछ भी करा सकता है। लेकिन ये हमजा को लेके जब से ये हमजा से पार्ट 1 की कहानी में मिला है, अप अंटिल द वेरी एंड, जब तक इसको ओमार नहीं बताता, ये एब्सोल्युटली क्लूलेस घूम रहा है। अगर ओमार की जगह मेजर इकबाल का ही एक टट्टा, इसी का कोई राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड या कोई भी इसी एजेंसी का एक बंदा होता जो उसकी टेल बन के उसका कवर ब्लो करता, हमजा का कवर ब्लो करता, तो वो ज्यादा दिखाता कि भैया मेजर इकबाल हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, इसकी ये प्रोवेस है। और इसके बाद मेजर इकबाल की जो लास्ट में डेथ है, वो पूरा का पूरा लंबा चौड़ा सीक्वेंस जो हमजा वर्सेस मेजर इकबाल का है, वो बहुत गिमिकी है। पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में रहमान डकैत के साथ हमजा बेयर नकल फाइट में उसको घूंसे मार मार के अधमरा कर देता है, विच इज वेरी बिलीवेबल। जबरदस्त रहमान डकैत और हमजा में लड़ाई होती है, दोनों अपने एनवायरमेंट में जो भी हाथ में आता है वो मारते हैं, घूसा, लकड़ी, लात जो भी होता है वो मारते हैं, वो ऑर्गेनिक लगता है। लेकिन पार्ट 2 में मेजर इकबाल को हमजा कैसे मारता है, डॉकयार्ड की एक भारी भरकम चेन उठाता है। चलो मान लिया कि हमजा बहुत बफ दिखाया गया है, लेकिन फिर भी डॉकयार्ड की चेन बहुत भारी होती है और उसके आगे लगा लेता है एक सिकल जैसी चीज। फिर वो चेन को इतनी प्रिसाइजली विप करता है कि उस विप और उस सिकल से सीधा जाके कटती है क्या, मेजर इकबाल की दोनों टांगे, और वो भी एक ही शॉट में, एक ही झटके। फिर यही ऑलमोस्ट अधमरा हमजा चेन से मेजर इकबाल को लपेटता है, उसको घसीटता हुआ एक ऑयल टैंकर के ऊपर ले जाता है, ऑयल टैंकर की लिड खोलता है, उसको उसमें फंसाता है, खुद नीचे आता है, ऊपर से नीचे पेट्रोल बह रहा होता है, वहां पे अपना लाइटर रखता है और एंड ही वॉक्स आउट। और फिर आता है वही टिपिकल हीरो, आग लगा के बम फोड़ के आगे निकल गया, पीछे भी मुड़ के नहीं देख रहा, वो हीरोइक कमर्शियल शॉट आता है। अब आपको ये टिपिकली ओवर द टॉप बॉलीवुड गिमिक नहीं लगा? खुद सोचो कि रहमान डकैत की पिटाई और उसकी मौत कितनी ज्यादा ऑर्गेनिक लगती है और कैसे ये गिमिकी बहुत ही ज्यादा कमर्शियल नहीं लगती मेजर इकबाल की। नाउ अगेन मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है इस सीन से, सिंस वी आर जस्ट डिस्कसिंग। आई डू अंडरस्टैंड कि इन्होंने इस फिल्म को यहाँ पे खत्म करना था, तो जो अंत था मेजर इकबाल का कि भाई इतना बड़ा वो आदमी है, इतना वो खौफनाक है, तो उसका जो अंत था वो भी उतना ही बड़ा थोड़ा कमर्शियल साइड में जाके दिखाना इनको पड़ा होगा। बट वाज मेजर इकबाल्स किलिंग, मेजर इकबाल्स डेथ बेटर देन रहमान डकैत किलिंग? आई पर्सनली थिंक कि रहमान डकैत की जो डेथ थी वो बहुत रियलिज्म में रूटेड थी। इसके बाद धुरंधर 2 में एक ऐसी चीज है जिसने बहुत जनता को डिवाइड किया इनिशियली, और वो है इसका म्यूजिक। एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाई दिस हैपेंड। पार्ट 1 का म्यूजिक गोटेड है नॉट ओनली बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक एल्बम, बट ऑल्सो बिकॉज पार्ट 1 में हर गाना, एवरी पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेप्शनली वेल तरीके से एडिट इन, प्लेस इन करा गया है फुटेज में। फॉर एग्जाम्पल कारवा की तलाश है जब बजता है तो एकदम से रणवीर सिंह का ये हेलीकॉप्टर वाला सीन याद आ जाता है। लुट ले गया जब बजता है तो ये वाला रहमान डकैत की इलेक्शन की रैली वाला सीन याद आ जाता है। फ्लिपराची का गाना बहुत बढ़िया था, लेकिन उसको आइकॉनिक किसने बनाया? रहमान डकैत के विजुअल्स और उसकी एंट्री ने। पार्ट 2 में रणवीर सिंह का शेरे बलोच वाला गाना दीदी, वो गाना बहुत बढ़िया है, आपको जाइव भी कराएगा, लेकिन वो कहीं पे भी लैंड हुआ नहीं। धुरंधर पार्ट 2 की पूरी एल्बम, हर एक गाना एक्सेप्शनल है। दिल पर जख्म खाते हैं, आखिरी इश्क और जाइए सजना, ये गाने मैं पिछले 4 दिन से रिपीट पर सुन रहा हूं, मेरे प्लेलिस्ट में टॉप पर हैं ये गाने, एंड आई जस्ट कैन नॉट हैव इनफ ऑफ दीस सॉन्ग्स। धुरंधर 2 के रिव्यू में मैंने बोला था कि मुझे गाने कुछ खास नहीं लगे, एंड आई टेक दैट बैक, क्योंकि उसके बाद जब मैंने ये गाने अलग से सुने, आई रियलाइज द प्रॉब्लम कि गाने प्रॉब्लम नहीं थे, गाने एक्सेप्शनल है, आउटस्टैंडिंग है, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट फुटेज में अप्रोप्रिएट नहीं है। गानों की प्लेसमेंट पार्ट 1 में स्पॉट ऑन थी, पार्ट 2 में सैडली बहुत ही हद तक हिट और मिस है। शुरुआत के जैसे मैंने रिव्यू में बोला था 20 से 30 मिनट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, और लास्ट के 30 से 40 मिनट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बीच में मेरे को इतनी ज्यादा एक्सेप्शन नहीं लगी। इसके बाद धुरंधर 2 की रनिंग लेंथ
इतनी ज्यादा क्यों लगती है? क्यों ये फिल्म बहुत लोगों को सेकंड हाफ में लंबी लगी? धुरंधर पार्ट 1 की रनिंग लेंथ थी, टोटल रनिंग लेंथ थी 3 घंटे 34 मिनट और धुरंधर 2 की है 3 hours 49 मिनट्स। तो सिर्फ 15 मिनट का रनिंग लेंथ का फर्क है पार्ट 2 और पार्ट 1 की, कोई आधे पौने घंटे का 45-50 मिनट का फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी काफी जनता को सेकंड हाफ में फिल्म स्ट्रेच्ड या थोड़ी लंबी क्यों लगी? अब शायद इसका ये रीजन हो सकता है कि पहला पार्ट एक्सेप्शनल तरीके से हिट हो गया और दूसरे पार्ट में इनको करनी थी फिल्म को खत्म। तो जितनी सारी चीजें थी उनको इनको क्रैम करना था अंडर 4 hours और साथ ही काफी चीजों को कमर्शियल तरीके से रीशूट करने में, उनको लार्जर देन लाइफ दिखाने में, उनको ये दिखाने में कि भैया ये थोड़ा सा मासी बनाने में इन्होंने क्रिएटिविटी को किया साइड और कमर्शियल रीशूट्स बहुत सारे करे और उनको प्लग इन कर दिया। और इससे क्या हुआ कि जो पार्ट 1 में एंटी बॉलीवुड एंटी कमर्शियल ट्रीटमेंट था ना पूरी की पूरी कहानी का, वो कहीं खो गया सेकंड पार्ट के सेकंड हाफ के कुछ चंद मिनटों के लिए। 3 घंटे 34 मिनट की रनिंग लेंथ थी पार्ट 1 की, कोई छोटी मोटी रनिंग लेंथ नहीं है ये आजकल के टाइम के लिए, लेकिन कहीं से भी वो आपको स्ट्रेच लगी, पहला हाफ स्ट्रेच लगा या फिर दूसरा हाफ स्ट्रेच लगा। सेकंड हाफ में हैंड्स डाउन बहुत जगह 2-2 3-3 मिनट करके टाइम काटा जा सकता था और कहानी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मेजर इकबाल के फादर और उसकी बेटी वाला जो पूरा एंगल है, अगर वो ना भी दिखाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन दिस इज नॉट अ कंप्लेन एट ऑल, दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। चॉक वैल्यू एलिमेंट्स पार्ट 1 में बहुत ज्यादा थे। फॉर एग्जांपल 26/11 की कॉल रिकॉर्डिंग्स, हमजा जब मेजर इकबाल को देखता है चमड़ी उधेड़ते हुए इंडियन स्पाई की, रहमान डकैत के हाथों बाबू डकैत की भरे बाजार किलिंग, हमजा का उसी रूम में होना जहां से हैंडलर्स हैंडल कर रहे हैं इंडिया में घट रहे, मुंबई में घट रहे 26/11 अटैक्स को, हमजा और लुल्ली का ऑलमोस्ट सीन, साथ ही पार्लियामेंट अटैक की जो फुटेज इन्होंने रिक्रिएट करी और भी टेररिस्ट अटैक्स की जो फुटेज इन्होंने रिक्रिएट करी, वो देयर वर सो मेनी एलिमेंट्स इन पार्ट 1 दैट वुड एब्सोल्युटली लीव यू शेल शॉक। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पार्ट 2 में ऐसे शॉकिंग एलिमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अरशद पप्पू का बिहेडिंग सीन, जसकीरत का मैसेकर सीन, जसकीरत के फैमिली मेंबर्स को जब करके लटका देते हैं वो वाला सीन, और 4 घंटे लंबी फिल्म में दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट। इसके अलावा अगर मैं कुछ और भूल रहा हूं तो उसको मेंशन जरूर करना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2 ही मोस्ट मेमोरेबल शॉकिंग एलिमेंट वाले सीन है पार्ट 2 में, वो है जसकीरत का मैसेकर और बिहेडिंग वाला सीन। दैट्स अबाउट। कहानी में ट्विस्ट्स की, थ्रिल्स की, इंटीग्रेशन की बात करी जाए तो पार्ट 1 तो फिल्म की कहानी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह था। पार्ट 2 की लिखाई जिस तरह से स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेट करती है, ब्लेंड इन करती है सीमलेसली बैक टू बैक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स को, वो एक्सेप्शनल राइटिंग। पिंडा का स्टोरी में वापस आना, खुद सोचो कि जब पिंडा को आप देखते हो स्क्रीन पे कि वो एयरपोर्ट पे आ रहा है हमजा से मिलने के लिए, उससे 5 मिनट पहले तक आपके दिमाग में भी था पिंडा? नहीं था। दैट्स अमेजिंग ट्विस्ट। पिंडा का रणवीर को पहचानना और फिर बाथरूम में पिंडा और हमजा की लड़ाई होना और फिर पिंडा और आलम की मौत हो जाना, किसके हाथों? हमजा के हाथ। और फिर लास्ट में जमील जमाली का इंडियन एजेंट निकलना। फैंटास्टिकली डन, ब्यूटीफुल राइटिंग इन पार्ट 2। दोनों पार्ट की कहानी की इमोशनल डेप्थ की अगर बात करी जाए तो मेरे हिसाब से पार्ट 1 की जो स्टोरी थी वो ज्यादा टैक्टिकल थी, वो ज्यादा मिशन बेस्ड कहानी थी, क्योंकि रिलेंटलेस परस्यूट दिखानी थी इनको हमजा की, किस चीज के लिए? लियारी के गैंग्स में अपने आप को एम्बेड करने। काफी इमोशनल शॉट्स नो डाउट पार्ट 1 में भी थे। फॉर एग्जांपल ये वाला सीन जहां पे वो जमीन पे बैठ के थाली में परोसा हुआ खाना खा रहा है और रो रहा है, ये वाला सीन जहां पे रणवीर रियलाइज करता है कि कसाब को बंदूक पकड़ाने वाला वो खुद ही था, ये वाला सीन जिसमें रणवीर सिंह देखता है अपनी आंखों के सामने टॉर्चर होते हुए इंडियन स्पाई को। लेकिन पार्ट 1 के इन इमोशनल शॉट्स में आदित्य धर का डायरेक्टिंग जीनियस ये है, ये इमोशनल शॉट्स आपको कभी भी कहीं पे भी समय में रोक नहीं देते, आपको 2 मिनट के लिए पीछे ले बैक करने का टाइम नहीं देते कि यार ये इतनी चीजों से गुजर रहा है। आपको ये दिखाया जाता है कि ये गुजर रहा है, लेकिन ये गुजर रहा है लाइक अ स्पाई, लाइक अ हार्डन्ड स्पाई। तो वो रोता है, फटाफट से कट लग जाता है, गाना आ जाता है, आगे बढ़ जाता है शॉट। लेकिन पार्ट 2 इनक्रेडिबली इमोशनल है। जसकीरत का बदला, जसकीरत जब सबको मारने के बाद, 1 दर्जन लोगों को मारने के बाद अपनी बहन से मिलता है, पिंडा और आलम की मौत, हमजा अबैंडनिंग हिज वाइफ एंड हिज सन, और लास्ट में बाय गॉड जब वो पग बांध के अपने घर वापस आता है, पहले वो उस घर को देखता है जहां पे उसने 1 दर्जन लोगों को मारा था, और फिर वो चौखट पे आके रुक जाता है अपने घर की, आगे नहीं जाता। ये सोचता है कि भैया अगर मैं इनकी जिंदगी में चला गया, पहले तो मैं इनको बताऊंगा क्या, ये आगे मूव ऑन कर चुके हैं, फिर मैं इनको उन दर्द भरे लम्हों में पीछे ले जाऊंगा, वो मेरे से नहीं होगा। एंड ही गोस बैक। इनसेन इमोशंस, insane. The portrayal of emotions in part 2 is so good that it needs to be taught at film schools. So अगर part 1 ज्यादा tactical था, part 2 ज्यादा emotional लगा. The balancing of emotional quotient in both the parts has been fantastically done by Aditya. अच्छा, part 1 में, part 1 की कहानी में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर जो हमने देखा वो नियरली मेमोरेबल था। डोंगा, लुल्ली, बाबू डकैत और सियाही। part 2 में से 1 या 2 अगर तुम कैरेक्टर्स को छोड़ दोगे, वो भी रियल लाइफ कैरेक्टर्स ही हैं। फॉर एग्जाम्पल अतीक अहमद, तो थोड़ा बहुत ह्यूमर वहां से आया, लेकिन वो इतना कुछ मेमोरेबल नहीं था और वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था।
और साथ ही कोई भी ऐसा फिक्शनल मुझे कैरेक्टर बता दो, जैसे डोंगा था, सियाही था पार्ट 2 में जो आपको याद। सपोर्टिंग कास्ट में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं। रहमान डकैत जैसे ग्रेविटास वाले विलेन की कमी महसूस होती है पार्ट 2 की स्टोरी लाइन में। फॉर एग्जांपल, एटलीस्ट मेरे लिए रहमान डकैत किलिंग बाबू डकैत वाला सीन इतना जबरदस्त था कि उजैर बिहेडिंग अरशद पप्पू वाला जो सीन था वो था बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रूसम था। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं रहमान डकैत और बाबू डकैत वाला, तो बाबू डकैत और रहमान डकैत वाला मुझे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि रहमान और बाबू वाला सीन खाली सर खोलने के बारे में नहीं था। रहमान जिस तरीके से अपने आप को कैरी करता है और फिर वो वाला सीन आता है, दैट मैटर्स। पार्ट 1 जितना टेक्निकली फिनिश था, पॉलिश था और ऑलमोस्ट डन टू परफेक्शन था, पार्ट 2 का सेकंड हाफ उतना ही रिडल्ड विद मिस्टेक्स था। सेकंड पार्ट के सेकंड हाफ में डबिंग इश्यूज और बहुत सारे ऑडियो सिंक इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल, जब मेजर इकबाल अपने बाल काट रहा होता है, वो एक डायलॉग बोलता है और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि वो डायलॉग ऊपर से डाला गया है, क्योंकि उसके होठ बोलते नहीं दिखाए गए, बाल कटते हुए दिखाए गए हैं और ओवरले करा गया है उसको, और वो भी ऐसा लगता है कि बाद में पैच इन किया हुआ। एक और सीन में जहां एसपी असलम और मेजर इकबाल नीचे जलते हुए बंदे को देख रहे होते हैं, उन दोनों में से एसपी असलम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो भैया होठ कुछ और बोल रहे हैं, ऑडियो ऊपर से कुछ और डब करके डाला हुआ। मुरीद के मदरसे के पास जो शूट आउट होता है, वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो भैया गन शॉट्स की आवाज नहीं आती, गोलियां चलेंगी, आपको फ्रेम में दिखेंगी मल्टीपल गोलियां चल रही है, लेकिन आवाज कहीं पे भी नहीं आती। सीजीआई और वीएफएक्स जॉब बहुत क्लीन था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में क्लीन नहीं है। सेकंड हाफ में पूरे का पूरा जो मुरीद के का वो एक्शन सीक्वेंस है, वहां बहुत ही ज्यादा चौबी सीजीआई और वीएफएक्स है। सेड दैट प्रैक्टिकल सीन क्रिएशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आउटस्टैंडिंगली डन है। ये देखो, इकबाल किलिंग का जो ब्लास्ट सीन था जो आता है पार्ट 2 के लास्ट में, जहां मेजर इकबाल को मार देता है हमजा, वो इन्होंने एक्चुअली में रिक्रिएट किया था, वो बहुत ज्यादा सीजीआई नहीं है। ये देखो, पिंडा जब हलुसिनेट करता है हीरोइन लेकर और उसको रणवीर सिंह में शैतान दिखता है, तो वो भी रणवीर सिंह ने घंटों लगा के बैठ के मेकअप कराया था, सीजीआई वीएफएक्स नहीं है वो। पार्ट 2 में एक सीन याद है जहां पे एक आदमी को टायर के अंदर फंसा के हमजा उसको आग लगा देता है। ये देखो, ये उसका एक्चुअल फुटेज है, स्टंटमैन ने एक्चुअली में अपने आप को आग लगाई थी। दिस इज द वेटेज टू प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आदित्य धर हैज गिवन एज द डायरेक्टर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। बोथ द पार्ट्स हैव डन दिस फिनोमिनली वेल। अब जहां तक आती है बात जो आजकल काफी तूल पकड़ रही है सोशल मीडिया पे, और वो है कि क्या इस फिल्म में प्रोपेगेंडा भर भर के दिखाया गया है, पार्ट 1 से भी ज्यादा दिखाया गया है। तो मैं इस वीडियो में उस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो तैयार कर रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रिसर्च ओरिएंटेड होगी। अब सिंस ये वीडियो रिसर्च हैवी है, मुझे चीजों को कंपाइल करने में टाइम लगेगा, फिर उसको एक नरेशन में उतारने में टाइम लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस आउट देयर। और जैसी मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा एंगल को लेकर, बिल्कुल वैसी ही आपको बताऊंगा, शुगर कोट नहीं करूंगा। सो सर्कलिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या धुरंधर 1 ज्यादा अच्छी है धुरंधर 2 से, या फिर धुरंधर 2 ज्यादा अच्छी है धुरंधर 1 से? तो अगर आप दोनों पार्ट्स को एक साथ रखते हैं, कंपेयर करते हैं, व्हाट यू विल फाइंड इज, और लेट मी पुट इट दिस वे, एटलीस्ट व्हाट आई हैव फाउंड इज, सबसे पहली चीज ये कि धुरंधर पार्ट 1 टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, पार्ट 2 से स्ट्रांग। एडिटिंग, साउंड डिजाइन, सॉन्ग सिलेक्शन, सॉन्ग्स की प्लेसमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक इन पार्ट 1 एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। व्हाइल ऑन द अदर हैंड पार्ट 2 इज नो डाउट फिनोमिनल। इट इज हैंड्स डाउन एन इनक्रेडिबल सीक्वल जिसमें बहुत सारी जबरदस्त चीजें हैं, लेकिन समवेयर बिकॉज ऑफ द लास्ट मिनट रश्ड अप रीशूट्स एंड पैचवर्क एंड मे बी स्टोरी चेंजेस टू इंटीग्रेट अ मोर कमर्शियल ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो मेकिंग द थिंग्स बिगर एंड बेटर एंड बेटर। पार्ट 2 का सेकंड हाफ रियलिज्म से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, ग्रिप छोड़ देता है जो पार्ट 1 बना के रखता था। पार्ट 2 एक एक्सेप्शनल इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन है, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे पार्ट 1 में उनके इमोशंस। दोनों फिल्म में मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग की एक ही पेडेस्टल पे खड़ी होती हैं। जो चीज पास ऑन करता है पार्ट 1, उसमें से बहुत कुछ पार्ट 2 इम्बाइब करता है, बस टेक्निकल इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाता है। लेकिन पार्ट 2 की एंडिंग से बेहतर धुरंधर सागा की एंडिंग नहीं लिखी जा सकती थी। एक्सेप्शनल एंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एंडिंग है, बहुत लंबे सालों तक हमारे को ये एंडिंग याद रहेगी। एट दिस पॉइंट इन टाइम वी ऑल शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि धुरंधर 1 ने कितना अच्छा पैसा कमाया, और अब धुरंधर 2 इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। मैंने धुरंधर पार्ट 1 के रिव्यू में एक बात बोली थी, अगर धुरंधर पार्ट 1 1000 करोड़ से ऊपर नहीं कमाती बॉक्स ऑफिस पे, देन समवेयर समहाउ वी विल फेल एज एन ऑडियंस। लेकिन धुरंधर 1 ने पैसा कमाया, उसको जो डिजर्व था उसको वो मिला, और अब यही हो रहा है पार्ट 2 के साथ भी। एंड आई वुड टेक दिस मोमेंट टू अप्रिशिएट यू ऑल कि एज एन ऑडियंस, एज अ सेट ऑफ पीपल हु लव गुड सिनेमा एंड वांट बॉलीवुड टू डू बेटर, वी हैव वन। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपका क्या कहना है कि धुरंधर 1 और 2 में से कौन सी एक बेहतर फिल्म थी? कमेंट सेक्शन में मोर देन वेलकम है आपके ओपिनियंस। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।